चलिए, अब हम सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की फंक्शनिंग समझने के लिए, उसके कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल डेवलप करते हैं। इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल के लिए हमें अगेन डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी का रेफरेंस लेंगे। तो फर्स्ट केस हम वो लेते हैं जबकि रोटर स्टेशनरी है और सिर्फ मेन वाइंडिंग को हमने सप्लाई दिया हुआ। उस केस में जो मोटर है दैट विल जस्ट बिहेव लाइक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, जिसमें प्राइमरी स्टेटर है और सेकेंडरी रोटर है। तो प्राइमरी वाइंडिंग हम जब कंसिडर करेंगे, वी कैन सी कि हमने प्राइमरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस वी हैव टेकन एज R1M एंड X1M, और सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है X2 डैश एंड R2 डैश। और इसके पैरेलल में जो X1M कंपोनेंट है, इंडक्टिव रिएक्टेंस है, दैट इज रिप्रेजेंटेटिंग द कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स। सो दिस इज मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट। और इसके अक्रॉस जब हम Vm सप्लाई देंगे मेन वाइंडिंग स्टेटर को, तो करंट फ्लो होगा स्टेटर वाइंडिंग में और इसकी वजह से फ्लक्स सेट हो गई और EMF जो इसके अक्रॉस डेवलप होगा सेकेंडरी वाइंडिंग और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट के, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय E1। सो ये तो सिंप्लीफाइड डायग्राम है जिसमें हमने आर कंपोनेंट ऑफ शंट कंपोनेंट इसलिए नहीं लिया ट्रांसफार्मर के जैसे, क्योंकि वो बहुत नेग्लिजिबल क्वांटिटी में होगा और उसको हम रोटेशनल लॉसेस में इंक्लूड कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम फिर से देखें, Vm is applied voltage, Im is the current flowing through the stator winding, R1M is the resistance of main stator winding, X1 is reactance of stator winding, your Xm is your magnetizing reactance, R2 is standstill rotor resistance referred to stator winding, and X2 dash same is rotor leakage reactance referred to main stator winding, and Im would be the winding current. But as per double revolving field theory, we have to divide these into two components as per the maximum flux। जैसे हमने उसको फॉरवर्ड फील्ड और बैकवर्ड फील्ड में बांटा है, उसी तरह से हम इन कंपोनेंट्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, जो कि फॉरवर्ड फील्ड की वजह से और बैकवर्ड फील्ड की वजह से अपना इम्पैक्ट शो करते हैं। तो इस तरह से ऐसा इंडक्शन मशीन का इक्विवेलेंट सर्किट प्रतीत होता है जैसे कि दो मोटर्स सीरीज में कनेक्ट है हाफ स्ट्रेंथ की, और उस केस में स्टैंड स्टिल इम्पीडेंस होगा जो हर एक रोटर का, उसको हम कैसे डिवाइड कर देंगे, दो पार्ट्स में, फॉरवर्ड बैकवर्ड, फॉरवर्ड फील्ड के लिए भी और बैकवर्ड फील्ड के लिए भी Jx2। So here is the half rotor resistance for forward field and half inductive reactance for backward field। और इसी तरह से जो EMF इंड्यूस होगा ड्यू टू दिस मेन वाइंडिंग MMF, इसको भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उसमें जो EMF इंड्यूस हुआ है फॉरवर्ड गोइंग MMF एंड EMF and backward EMF, and this way the machine will look like two machines connected in series। सिर्फ हमने क्या किया है कि रोटर वाइंडिंग को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और इस तरह से फॉरवर्ड फील्ड और बैकवर्ड फील्ड की वजह से रोटर पर जो MMF का इम्पैक्ट आ रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, वो हम क्लियरली पिक्चराइज कर सकते हैं। पर चूंकि स्टैंड स्टिल है, स्लिप इज नोवेयर, स्लिप इज 1, तो दोनों में इंडक्टिव और रेजिस्टिव इफेक्ट सेम होंगे। पर यदि अब हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग की हेल्प से रोटर मशीन को स्टार्ट किया, रोटर रन्स एंड इट अटेन्स इट्स नॉर्मल स्पीड, हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग को रिमूव कर दिया। अब जो इफेक्टिव रोटर रेजिस्टेंस है उसमें स्लिप पिक्चर में आ जाएगी। जैसे हमने देखा फॉरवर्ड स्लिप इज S एंड बैकवर्ड स्लिप इज 2 - S, इसलिए हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट में चेंजेस आएंगे वो होंगे रोटर में फॉरवर्ड रोटेटिंग वाली फील्ड जो रेजिस्टेंस दिखाना है वाइंडिंग का, दैट वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय नॉट R2/2 बट R2/2S। एंड बैकवर्ड रोटेटिंग फील्ड में क्या डिफरेंस होगा, हमारे इंडक्टिव रिएक्टेंस तो वही रहेंगे पर रोटर का रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, R2 डिवाइडेड बाय 2
into 2 minus s of स्लिप कंपोनेंट। तो जो हमारे जो फॉरवर्ड रोटेटिंग फील्ड की वजह से इम्पीडेंस है, दैट वुड नाउ बी फॉरवर्ड इम्पीडेंस ऑफ द मशीन, एंड जो बैकवर्ड फील्ड की वजह से जो इम्पीडेंस है, दैट वुड बी बैकवर्ड इम्पीडेंस ऑफ द मशीन। इनको हम एक्सप्रेशन में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। लेट अस सी इम्पीडेंस का एक्सप्रेशन क्या आएगा। So this total rotor impedance representing the effect of forward and backward field referred to stator winding। हमने इसको दो पार्ट्स में देखा, पर जब हम इसको इम्पीडेंस के तौर पर देखना चाहें तो we will get this expression like as we have observed in the equivalent circuit, XM is in parallel with the rotor winding, that is in case of forward field RF R1 R2 dash and X2 dash. So in that case, forward impedance would be parallel combination of these two. So we can write as R2 dash by 2s plus j into half of this inductive reactance is in parallel with magnetizing component j half of xm divided by summation of these two components, that is R2 dash by 2s plus j half of x2 dash plus j half of xm. So this is our forward impedance of the rotor, while the backward impedance of the rotor would be same way, only differing in the slip. It would be ZB is equal to R2 dash by 2 into 2 minus s plus j into half x2 dash is multiplied by j into half of magnetizing component divided by sum of both these, that is R2 dash by 2 into 2 minus s plus j half of x2 dash plus j half of xm. So this way we represent overall impedance of the rotor winding when divided into टू पार्ट्स। तो इनको जब हम रिप्लेस कर देंगे इनसे, इन सारे कंपोनेंट्स को हम एक बार फिर से सिंप्लीफाइड इक्विवेलेंट सर्किट बना पाएंगे इंडक्शन मशीन का, जिसमें हम ZF और ZB से ही ओवरऑल सेकेंडरी एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो अब हमारे पास तीन कंपोनेंट्स हैं इम्पीडेंस के। फर्स्ट इज रोटर कंपोनेंट, दैट इज कंप्राइजिंग ऑफ R1M plus X1M. Second is ZF, that is rotor forward impedance, and third is rotor backward impedance. So that way we can summarize total impedance of the machine would be Z is equal to Z1M plus ZF plus ZB. So these are covering all the resistances, all the reactive components, and therefore now we can calculate this current of the machine which is flowing due to this voltage applied across the machine as Z1M plus ZF plus ZB. So if you know the components, constants, resistances and magnetizing components, you can easily calculate current flowing through the machine winding. इन सब को हम इन्हीं सर्किट पैरामीटर्स को कुछ टेस्ट के माध्यम से कैलकुलेट भी कर सकते हैं प्रैक्टिकली, वो हम देखते हैं अगले सेशन में।